जब लोगों की भीड़ ने हद पार कर दी और पागलपन की हद तक पहुंच गई, कोई गाड़ी की खिड़की पर चढ़ा, कोई पुलिस को धक्का दे रहा था। पुलिस को मजबूरी में प्रोफेसर को पहले गाड़ी में बैठा कर ले जाना पड़ा। इस पूरी स्थिति में प्रोफेसर हक्का बक्का रह गया और आशेंग भी चुप खड़ा था। तभी उसने मुड़कर देखा कि श्याओ झोंग का पिता चुपचाप कोने में खड़ा हाँफ रहा है। उसी वक्त आशेंग को एहसास हुआ कि उसकी झूठी तहकीकात की वजह से एक पहले से दुखी परिवार को और भी बर्बादी झेलनी पड़ी। गिल्ट में आकर उसने उसी दिन अपनी नौकरी छोड़ दी। 5 साल बीत गए। अब जब आशेंग खुद एक बच्चे का पिता बना, तब जाकर उसे माता पिता का दर्द समझ में आया। उसी साल श्याओ झोंग के पिता को कैंसर हो गया और जो 5 बच्चों के गायब होने का मामला था, वो अब बस अधूरा सा अध्याय बनकर रह गया। लेकिन फिर अचानक एक तेज बारिश ने इस केस को एक नए मोड़ पर ला दिया। बारिश के बाद जमीन में गहराई से कुछ खोपड़ियां बाहर आ गईं। खबर फैली और पुलिस तुरंत वहां पहुंची। आशेंग, अब एक अधेड़ उम्र का आदमी, भी वहां मौजूद था, लेकिन गिल्ट और डर की वजह से वह दूर खड़ा सब देख रहा था। 5 बच्चों की हड्डियां एक गहरे गड्ढे में एक दूसरे के ऊपर दबकर दबी थीं और उनमें लाल रिबन भी मिले, जो ये साफ करता था कि ये वही 5 बच्चे हैं जो सालों पहले लापता हुए थे। बच्चों की माएं फूट फूट कर रो पड़ी, लेकिन आशेंग ने हार नहीं मानी। अब वह इस केस में मरने वाले बच्चों के लिए इंसाफ चाहता था। वह एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट के पास गया और उसे वहां से पता चला कि बच्चों की मौत कोई हादसा नहीं थी, बल्कि उन्हें बहुत बेरहमी से मारा गया था। उनके सिरों पर अलग अलग तरह के छोटे छोटे छेद थे, जो साफ इशारा करते थे कि उन्हें किसी धारदार चीज से मारा गया था। इतना क्रूर काम कोई मानसिक रूप से बीमार इंसान ही कर सकता था। फिर आशेंग उस पुराने शेरिफ से मिला जिसने वो केस पहले हैंडल किया था। शेरिफ ने बताया कि उसने केस कभी छोड़ा नहीं। उसकी राय थी कि बच्चों को किसी ने बिस्किट, ब्रेड या लालच देकर फुसलाया और उन्हें पीछे पहाड़ियों में ले जाकर मारा। ये वही शेरिफ था जो उस दिन भी श्याओ झोंग के घर की खुदाई के दौरान यही मान रहा था कि हत्यारा वापसी जरूर करेगा। उसने देर रात तक इंतजार किया और तब एक बाहरी नंबर प्लेट वाली वैन ने उसका ध्यान खींचा। अब आशेंग उस वैन का पीछा करता हुआ एक संदिग्ध व्यक्ति के घर पहुंचा। जब देखा कि घर पर कोई नहीं है, तो वो चुपचाप अंदर घुस गया। एक बॉक्स में उसे बच्चों के खिलौने और वही रस्सी मिली, जैसी कि फॉरेंसिक रिपोर्ट में बताई गई थी। अब आशेंग ने कार में छिपकर इंतजार करने का फैसला किया, लेकिन पिछले कई दिनों की थकावट से वह वहीं सो गया। इसी बीच संदिग्ध आदमी वापस आया और उसने देखा कि उसकी किताबें बांधने वाली रस्सी हिली हुई है। फिर वो सीधा कार तक आया और देखा कि अंदर आशेंग की गाड़ी में उसकी तस्वीर पड़ी है। उसने गाड़ी का नंबर नोट कर लिया। अगले ही दिन एक भयानक घटना हुई। आशेंग की पत्नी ने कॉल किया कि उनकी बेटी लापता हो गई है। वो घबरा गए और उसे ढूंढने निकले। शुक्र था कि बच्ची मिल गई, लेकिन उसके घुटने पर चोट थी। एक अजनबी अंकल ने उसकी पट्टी की थी। जब आशेंग वहां पहुंचा और बेटी के पैर की पट्टी देखी, तो उसके होश उड़ गए। ठीक वैसा ही बांधने का तरीका जैसा मरे हुए बच्चों पर था। ये हत्यारे की चेतावनी थी। अब आशेंग ने उस आदमी का पीछा किया। वह एक बड़े ट्रक के पीछे चला और पहुंचा एक बीफ फैक्ट्री। वहां उसने सीखा कि वहां मवेशियों को हथौड़े से मारा जाता था, बिना कोई कुशन या पैड के। उसे अब यकीन हो गया, यही वही हथियार है जिससे बच्चों को मारा गया था। आशेंग वहां उस हत्यारे से जा भिड़ा। उसने उसे घूंसा मारा, लेकिन वो आदमी भी एक कसाई था, ताकतवर था। दोनों में जबरदस्त लड़ाई हुई। आशेंग बहुत गुस्से में था और जब वो हारने लगा, हत्यारे ने उसका गला दबा दिया। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद अचानक उसे छोड़ दिया और वहां से भाग गया। आशेंग अंधेरे में बस गुस्से और बेबसी से चीखता रह गया। कुछ दिन बाद बच्चों का अंतिम संस्कार हुआ। वहाँ श्याओ झोंग की मां ने आशेंग को सच बताया। जब श्याओ झोंग लापता हुआ, तब गांव के कुछ शरारती बच्चे फोन करके झूठ बोलते थे कि मैं श्याओ झोंग हूँ।